Hello everyone. Now let's see the last process. This is your translation. हम अब वो मेन पार्ट देख रहे हैं जिसके लिए अपने इतनी सारी प्रिपरेशन करे, इतना पूरा चैप्टर अपन ने रीड करके निकाले. सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. Okay. What is central dogma of molecular biology? DNA produces RNA by the process of transcription, and this RNA produces polypeptide or protein by the process of translation according to your Crick. Right? अब अपन ने ये प्रोसेस देख लिया. ट्रांसक्रिप्शन से अपन ने mRNA तैयार कर लिए, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करे थे शुरुआती दौर में, जिसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA बोले थे. HNmRNA बनाए थे अपन ने. ओके, उसको ही बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको अपन ने प्रोसेसिंग करे बाय मींस ऑफ स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, और फिर तुम्हारे को मिला एक मैच्योर mRNA which is now called functional mRNA that can be used to carry the message to the nucleus for to the ribosome for protein synthesis. So एक मैच्योर RNA बन गया जो अब तैयार है तुम्हारे को प्रोटीन तैयार करके देने के लिए. Okay, it has only expressing sequences or coding sequences, that is your exons, and that can code for certain amino acid. ऐसा mRNA मिल गया. अभी mRNA न्यूक्लियस से निकलेगा और न्यूक्लियस से निकल के जाएगा तुम्हारे राइबोसोम्स में. राइबोसोम्स में कैसे उसके फिर अलग अलग उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनता, उसके कोडॉन्स को देख के अमीनो एसिड कैसे जुड़ते, वही अपने को सिंपल प्रोसेस देखने के. एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? भाषा बदलना, लैंग्वेज चेंज करना. सो ट्रांसलेट करने का है. What you have to translate? You have to translate the codonic language of mRNA into the amino acid language of proteins or polypeptide. मतलब तुमको mRNA से प्रोटीन तो बनाने का है, पॉलीपेप्टाइड बनाने का है. कैसे? By changing the codons into amino acid. एक कोड का मीनिंग तुमको, अब कोडॉन्स अलग रहते हैं, वो नाइट्रोजन बेसेस रहते हैं, और अमीनो एसिड्स दे आर डिफरेंट, वो अलग रहते हैं, नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स, उसमें CONS लिंकेज रहती. सो तुम एक लैंग्वेज का कन्वर्जन दूसरी लैंग्वेज में कर रहे, कोडॉनिक लैंग्वेज का कन्वर्जन अमीनो एसिड की लैंग्वेज में कर रहे. समझ में आ रहा है? तुम न्यूक्लिक एसिड से तुम्हारे प्रोटीन्स तैयार कर रहे, मतलब तुम एक मॉलिक्यूल की लैंग्वेज बदल के दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे. हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. प्रोसेस को क्या बोलने का? इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन बिकॉज यू आर चेंजिंग द कोडॉनिक लैंग्वेज ऑफ mRNA इनटू अमीनो एसिड लैंग्वेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ओके, तो तुम्हारे पास mRNA रेडी है. अब ये प्रोसेस करने के लिए तुमको क्या क्या लगेगा? दिस प्रोसेस ऑकर्स इन साइट राइबोसोम्स. इट ऑकर्स इन राइबोसोम्स. सो व्हाट इज राइबोसोम अपन डिटेल में देखने चले. प्लस दूसरा, तुमको हर दिन, हर समय, हर सेकंड चलते रहती है प्रोसेस. कोई टाइम फिक्स नहीं, कभी भी होंगे. और बिना प्रोटीन के ये चीज होंगी नहीं, तुम्हारे को बॉडी को कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, एक्सप्रेशन नहीं आएगा. ओके, सो हमेशा होते रहती है जीन, अलग अलग जगह पे ट्रांसलेशन चालू रहता है. अब इसके लिए तुमको रिक्वायरमेंट्स क्या लगेगी? तो तुम्हारे को क्या बनाने का है? देखो, अब देखो हमेशा की तरह अपनी प्रोसेस, डीएनए बनाने के लिए क्या क्या लग रहा था तुमको? डीएनए बनाने के लिए पैरेंटल स्ट्रैंड लगता, उसको देख के तुमको न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट करने के रहते, फिर बहुत सारे एंजाइम्स लगते और एनर्जी लगती. 4 चीजें लग रही थी वहां पे. सो यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन बनाने का है. बनाने का क्या है? प्रोटीन. तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन से लगेंगे? सबसे पहले तुमको बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स लगेंगे. करेक्ट, अमीनो एसिड्स लाना पड़ेंगे तुमको. अमीनो एसिड्स लाने के लिए तुमको कौन लगता? अमीनो एसिड्स लाने वाला आरएनए कौन सा रहता? ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए. बराबर. अच्छा, वो बनेंगे कहाँ पे प्रोटीन्स? साइट क्या है? राइबोसोम्स. तो तुमको राइबोसोम के बारे में भी पता होना चाहिए. राइबोसोम भी लगेंगे तुमको. ओके, बिना राइबोसोम के प्रोसेस हो ही नहीं सकती. फिर तीनों प्रकार के आरएनए, mRNA, rRNA और tRNA, क्योंकि तीनों के फंक्शन अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे. mRNA अभी जो बना, इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस. उसमें कोडॉनिक लैंग्वेज में कुछ तो भी कोड्स है, वो कोड्स के हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ने के अपने को. सो mRNA लगेगा. rRNA, इट इज राइबोसोमल टू फॉर्म राइबोसोम. tRNA टू ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, मतलब तीनों प्रकार के आरएनए का रोल यहाँ पे अपने को लगेगा, तीनों काम में आएंगे. ओके, प्लस यू विल नीड एंजाइम्स. कुछ एंजाइम लगेंगे. कौन से? क्या ज्यादा नहीं लगते, 2 ही लगते यहाँ पे, तो वो 1-2 एंजाइम्स. एंड लास्टली यू विल नीड एनर्जी. एनर्जी लगेंगे. ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट्स वही चीज है. रॉ मटेरियल उसके पे रहता मोनोमर, फिर वो बनने की जगह
उसको लाने वाली चीजें यहाँ पे बस बढ़ गई और एंजाइम्स तो लगती और एनर्जी भी अपने को लगती मतलब इतनी चीजें वहां पे भी लगी थी ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए रिप्लिकेशन में, वही चीजें अपने को तीसरी प्रोसेस। ठीक है, बस फर्क क्या है, डीएनए आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे थे, यहाँ पे प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड्स लगेंगे। वहां पे तुमको एंजाइम्स लग रहे थे, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स। वहां पे आरएनए की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपन आरएनए बना रहे थे, डीएनए बना रहे थे। यहाँ पे अपने को अमीनो एसिड्स लाने के लिए तुमको आरएनए लगेगा, टीआरएनए। राइबोसोम्स लगेंगे, राइबोसोम बनाने के लिए टीआरआरएनए लगेंगे। ओके, और एनर्जी तो तीनों प्रोसेसेस में लगती है, बिकॉज यू हैव टू मेक न्यू बॉन्ड्स और यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड्स, एंड फॉर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स energy in the form of ATP is required. Okay, requirement समझी क्या करने का अपने को। Then these steps will be there, some steps will be there, start करना पड़ेगा। So before starting the process, first of all try to understand the structure of ribosome in short। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ, 11th में हुआ है, अपने को ऐसे जरूरी नहीं है। बट राइबोसोम क्या रहते हैं? So ribo as well, what is this? Ribosomes are membraneless cell organelles. Membraneless cell organelles means they are not covered by any membrane. They are called pseudo cell organelles because they are not bound by any membrane. They are present in cells either in free form, they are called free cytoplasmic ribosomes, or they are also attached to the ER, generally to rough ER, and therefore rough ER is called rough ER, rough endoplasmic reticulum. It appears rough due to the granules of ribosomes present on it. Ribosomes are dense particles, दाने दाने जैसे रहते हैं. Okay, dense particles. So these are also ribosomes. They are densely staining particles, dark, without any membrane. They are not covered by any membrane. ठीक है? So these are ribosomes ऐसे present रहते हैं. Okay. Then these ribosomes, they are of two types, in bacteria and in prokaryotes. मैं काय की चीज बता रहा हूँ तुमको, ribosomes. So ribosomes are of two types. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप। व्हाट इज एस? एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। इट मेजर्स द सेडिमेंटेशन रेट कि राइबोसोम्स अगर तुमने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में घुमाए तो कौन से राइबोसोम्स कितने टाइम के बाद, कितने माइक्रोसेकंड, 10⁻⁻13 माइक्रोसेकंड, मतलब एक स्वेडबर्ग यूनिट रहता, कितने के बाद वो सेडिमेंट होते हैं नीचे जब बढ़ जाते जाके और तुमको फिर उनका एक बैंड दिखेगा, सो उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। लीव इट, एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट व्हिच मेजर्स द सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ राइबोसोम्स। ओके, सो बैक्टीरिया के राइबोसोम 70S की स्पीड पे नीचे बढ़ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज होते, और अपने राइबोसोम्स थोड़े हेवी रहते क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन्स रहते, तो वो 80S टाइप के रहते, उसकी यूनिट 80S रखा है। सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S टाइप, यूकैरियोटिक आर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ओके, अब 70S में भी ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स। सो इसमें अगर देखें 70S में 60% आरएनए और 40% प्रोटीन है, और अगर इसकी बात करें तो 40% आरएनए और 60% प्रोटीन, अपोजिट है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें 60% आरएनए और 40% प्रोटीन है, जबकि अपने में 40% आरएनए और 60% प्रोटीन। अपने में प्रोटीन ज्यादा है, आरएनए कम। बैक्टीरिया में आरएनए ज्यादा रहता है, प्रोटीन कम है, दोनों मिला के 100% हो गए। Therefore they are called ribosomes, mainly made up of ribo means RNA. Ribosoma, body is made up of ribose nucleic acid. Okay. Then 50S subunit and 80S both are made up of two subunits, a larger subunit and a smaller subunit. Larger and a smaller subunit. Okay, both are made up of RNA and protein. This is 50S subunit, this is 30S subunit. This is 60S and this is 40S subunit. They are made up of two subunits, 50 30, 60 40. याद कैसा रखने का? 70 के दो टुकड़े, 50 30, 30 50 70, 20 20 बढ़ाते जाओ। इधर 40 60 80, 20 20 बढ़ाते जाओ। They are even in starting, they are odd in starting. 7 5 3 8 6 4. So subunits याद रखने को easy.
ओके, तो अपना ये रहेगा राइबोसोम, लेकिन बैक्टीरिया में ये रहेगा। पता दोनों होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में दोनों का डिस्कशन दिया है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं समझेगा तो मैं जो समझाऊंगा प्रोसेस वो भी नहीं दिमाग में घुसेगी, तो इसके लिए अच्छे से समझ के लो। भले ही दियाला नहीं, मुझे मालूम है बुक्स में दियाला नहीं है ये सब, लेकिन नहीं समझेंगे तो तुम बोलेंगे सर पढ़ा रहे क्या, काय को पढ़ा रहे, हमको जो है वो समझ रहे हैं। मैं तुम्हारा बेस क्लियर कर रहा हूं। मैं तुमको पहले ही बोला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे हार्ड पार्ट रहता है ये, लेकिन ये अगर तुमको समझ गया तो तुम बहुत बड़ी चीज समझ के जा रहे हैं मेरे से, इतना ही सीख के जाओ बस। सो राइबोसोम्स दे आर 70s 80s made of 2 subunits 50 30 60 40 in eukaryote। अब दोनों में आरएनए और प्रोटीन है, इसमें भी आरएनए प्रोटीन है, इसमें भी आरएनए प्रोटीन। 50 में तुमको जो आरएनए मिलते हैं 23s टाइप और 5s टाइप ऑफ आरएनए। और आरएनए कौन से टाइप के? 23s टाइप आरएनए को अभी अपन ने गिने ना, आरएनए को भी ऐसी स्वेडबर्ग यूनिट से तुम उसको सेडिमेंट कर सकते। सो 23s 5s, और इसमें जो आरएनए है 28s 5.8s और 5s टाइप ऑफ आरएनए। ओके, प्लस अगर इसकी बात करें सो ओनली दिस 30s टाइप इज मेड अप ऑफ 16s टाइप ऑफ आरएनए, 16s टाइप ऑफ आरएनए, एंड इट इज मेड अप ऑफ 18s टाइप ऑफ आरएनए। ये 16s, इसमें एक ही आरएनए रहता 16s और इसमें एक ही रहता 18s। ठीक है, अगर इसमें प्रोटीन देखें तो तुमको यहाँ पे 21 प्रोटीन्स रहेंगे। हाउ मेनी प्रोटीन्स इन 30? 21 प्रोटीन्स, एंड यहाँ पे तुमको रहेंगे 33 प्रोटीन्स, 33 प्रोटीन्स। और अगर 60 की बात करें तो यहाँ पे 50 प्रोटीन्स, 50 प्रोटीन्स, और यहाँ पे सिर्फ 34 प्रोटीन्स, 34 प्रोटीन्स। जैसा मैं लिखा वैसा लिख के रखो, या फिर आपको जो फोटो आ रही थी इलियट स्टेट बोर्ड में दी वाली फोटो है वो ड्रॉ करके लिख के रखो, जैसा आसान जाता कि कौन से वाले सब यूनिट में कौन से आरएनए और कितने प्रोटीन्स, उसमें कौन से आरएनए कौन से प्रोटीन। अभी बनता कैसा, आरएनए रहता है ऐसा, ये आरएनए 23s, ये आरएनए 5s और ये आरएनए 2 आरएनए, चलो 23 अलग लंबा सा है और 5s छोटा सा, और प्रोटीन्स कितने 34, तो इधर एक प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन, ऐसे कितने प्रोटीन्स रहेंगे इसमें? 34 प्रोटीन्स। समझ रहा? और ऐसा करके पूरा ऐसा शेप बनता है कि लार्जर मॉलिक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनता, देयरफॉर इट इज कॉल्ड 50s सब यूनिट। ये सब मिला के इनका वजन ऐसा हो जाता कि वो 50s की स्पीड पे डिपॉजिट होते, तो 50s सब यूनिट। इसमें सिर्फ एक ही आरएनए है और 21 प्रोटीन है, तो एक आरएनए रहेगा ऐसा और उसके आजू बाजू 21 प्रोटीन रहेंगे। ओके, सो इट विल फॉर्म 30s। सो ये लिख के रख लो कौन सा आरएनए कितने प्रोटीन्स, कौन सा आरएनए कितने प्रोटीन्स। फोटो में जो दिख रहा था वो एग्जैक्टली है, सेम है। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा आरएनए रहते दो सब यूनिट्स। एंड व्हेन देयर इज नीड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब आपको ट्रांसलेशन करने का रहता, so normally what happens, these subunits they are free from each other, they are not joined, they are not assembled to each other, they remain away from each other when they are not working, when they are not working। so जब सेल रहती, अब ये सेल है, ये सेल में इधर एक सब यूनिट रहेगा और उसका लार्जर सब यूनिट साइड में पड़ा रहेगा, जुड़ा नहीं रहेगा, अभी काम नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं। when the ribosome is not working, not functioning, but when there is need, जब अपने को ट्रांसलेशन करने का है, so at that time these two sub units, okay, for example अपन कोई भी अपन 60s और 40s की बात करते हैं, so they assemble, the two sub units assemble, how they assemble, like this, 60s will come closer to the 40s, will come closer to 40s, okay। कैसा भी ड्रॉ करो, तुमको जो फोटो आई थी वैसे ब्लू कलर का स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, डार्क रेड कलर का ऐसा बता लाऊंगा, अपोजिट कलर्स। सो जो आरएनएज है, तो दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट्स है वो एक दूसरे से जुड़ते एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो जुड़ते तो क्या होता, दिस टू सब यूनिट्स दे कम क्लोजर, दे जॉइन विथ ईच अदर in presence of 0.001 molar concentration of Mg2+ ions। लिख के रखो MCQ। ये जो assembly of ribosomes होता, this process is called assembly of ribosomal subunits, assembly of ribosomal
subunits need or require a concentration of magnesium ions. Which ions play important role here? Magnesium ions. What is the concentration? 0.001 molar concentration of your magnesium ions, along with ribofurine proteins, ribofurins 1 and 2. कौन से proteins? Ribofurins 1 and 2. They play important role in assembly of these two. अगर इससे कम कंसंट्रेशन रहा तो ये असेंबली नहीं होती, जुड़ ही नहीं सकती. ये बहुत क्रिटिकल कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम आयन का, बहुत क्रिटिकल कंसंट्रेशन. व्हाट इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर? 0.001. इतना होना बोल तो होना ही. मैग्नीशियम कम हो गया तो तुम्हारे राइबोसोम्स असेंबल नहीं होंगे. So this critical concentration of magnesium ions is required along with the ribofurin 1 and 2 proteins, and then only the two subunits, that is अपन 80s वाला लिए पूरा, तो 60s and 40s will join and they will form a complete functional ribosome. They will form a complete functional ribosome. काम करने वाला राइबोसोम है. Okay, जुड़ गया वो. As soon as it joins, so the joining will result in formation of 3 crevices or 3 sites. 3 crevices. Crevice मतलब खांचे, gaps. Okay, so these two subunits join and they form 3 gaps. ये मेरे फिंगर्स के बीच में गैप्स दिख रहा है तुमको. Okay, so ये ऐसा जुड़ेगा कि इस तरीके से ये गैप्स बनेंगे. So 1, 2 ऐसे 3 गैप्स तैयार होंगे. इमेजिन कर दो. That 3 gaps are actually 3 sites. 3 gaps are actually 3 sites. Three gaps are actually 3 sites. The sites are A site, P site and E site. A site, P site and E site. So जब राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट जुड़ते तो कौन से 3 साइट्स तैयार कर. मैं अपन प्रोसेस चालू कर दिया, ऐसा समझो. धीरे धीरे मैं प्रोसेस बताऊंगा पूरी वापस से, लेकिन राइबोसोम्स के साथ जो कुछ भी बातें मैं एक साथ बता दे रहा हूं ताकि तुमको प्रोसेस में हाँ क्लिक हो जाता है. हाँ सर बराबर 3 साइट बन गए थे. कौन से 3 साइट्स बनते हैं? व्हेन राइबोसोम्स अंडरगो असेंबली, राइबोसोमल सबयूनिट्स असेंबल इन प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, दिस प्रोटीन्स, दे फॉर्म 3 साइट्स, द 3 crevices. The first site, A site, is amino acyl site, amino acyl site. P is peptidyl site and E is exit site. E is exit site. 3 sites कौन से बने समझ में आ रहा? Okay, so these 3 sites will form and an area will be there from where mRNA can enter. mRNA can enter through smaller subunit. एक चौथी जगह बनती जहां से mRNA enters the assembled ribosome through smaller subunit of ribosome. कहां से जाएगा? अंदर आएगा through smaller subunit of ribosome. ओके, समझ में आया तक? 3 साइड्स बने. व्हाट आर द फंक्शंस? वी विल सी इट लेटर. बाद में जब फंक्शन प्रोसेस में आएगा तब समझ में आए. तो 3 साइड्स बना दी, ये जुड़. ओके, सो you are now ready with the ribosome to work and mRNA can enter here and the process can now start. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया अच्छे से? 3 साइड्स बनने तक समझ में आया? ठीक है. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस इन एटलीस्ट 2 स्टेप्स. अपन आज देखते एक्चुअल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती. लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट. सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस it actually occurs in 2 stages. Stage number 1 is the activation of amino acids. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जैसा डीएनए बनाने के लिए एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करे थे तुमने, आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट करे थे. डीएनए में अपन ने क्या करते हैं? डीएएमपी, इसका कन्वर्जन करे थे डीएटीपी में बाय एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स. सिमिलरली आरएनए में भी करे थे, एएमपी था, उसका कन्वर्जन करे थे एटीपी में इन प्रेजेंस ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स. याद है गए थे क्या? दैट वाज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए रिप्लिकेशन and activation of ribonucleotides in RNA transcription. Correct.
ऐसे अपने को अभी अमाइनो एसिड्स को भी एक्टिवेट करने की पहली स्टेज रहेंगी, सो यू नीड टू एक्टिवेट द अमाइनो एसिड्स फर्स्ट। अब तुम्हारा अमाइनो एसिड लेके आने वाला बंदा कौन है, कौन सा आरएनए अमाइनो एसिड लेके आने वाला है, ट्रांसफर आरएनए, बराबर है। तो अपन ने उसका स्ट्रक्चर देखे थे, क्लोअर लीफ मॉडल लो या फिर दूसरा तुम्हारा हेयर पिन मॉडल, जो भी मॉडल, तो क्लोअर लीफ वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उससे जल्दी समझती है सारी चीजें। सो क्लोअर लीफ मॉडल अगर देखें सो उसके क्या था स्ट्रक्चर, फटाफट बोलो, कितने आर्म्स थे उसको, 2 अनइक्वल आर्म्स और 3 लूप्स थे। ओके, दिस इज 5 बार एंड कॉल्ड जी एंड और 3 बार एंड इज कॉल्ड सी सी ए एंड। यहाँ पे तुम्हारा अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट रहती, बराबर। DHU लूप, दिस इज T psi C loop and this is anticodon loop, याद आ रहा? Okay, here there are double bonds are present, your complementary pairing is present, here guanine is present at the free end, unpaired guanine। Okay, now there are various sites, जैसे कि अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट एट 3 बार एंड ऑफ tRNA, एंटीकोडॉन लूप इट बाइंड्स कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोडॉन्स ऑफ योर mRNA, बराबर बोला था, एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहता। अगर यहाँ पे AUG रहा तो यहाँ क्या रहेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट्री U का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का कॉम्प्लीमेंट्री C। ये सब हुआ है, इसके लिए फटाफट बता रहा। जैसे बोलेंगे सर क्यों भगा रहे, मैंने पहले ही बता दिया तुमको तीनों के टाइप्स, mRNA, RNA, tRNA, तीनों का स्ट्रक्चर लिया आ रहा है, तो उसमें बताया था मैंने क्लोअर लीफ मॉडल प्रपोज बाय हॉली। ओके, देन DHU लूप इज फॉर अमाइनो असाइल सिंथेटेस। कौन सा एंजाइम बाइंड होता है पे, अमाइनो असाइल सिंथेटेस, और इधर बाइंड होगा तुम्हारा राइबोसोम, ये राइबोसोम के साथ में बाइंड होगा। 4 जगह याद रखो, दिमाग में बिठाओ। 3 बार एंड पे कौन आएगा, अमाइनो एसिड चिटक जाएगा। यहाँ पे एंजाइम कौन सा बाइंड होता है, DHU पे, अमाइनो असाइल सिंथेटेस। 5 बार इज द रिकॉग्निशन साइट, वो जाने दो। एंटीकोडॉन लूप से mRNA जोड़ता और ये किसके साथ में हाथ जोड़ता, राइबोसोम को पकड़ लेता ये हाथ से। अब इमेजिन करो ऐसा खड़े आला है, उसके सिर पे अमाइनो एसिड लगाने का, ये हाथ में एंजाइम रहेगा, ये हाथ में उसका राइबोसोम को पकड़ के खड़ा रहेगा और पैर किस पे रख के खड़ा रहेगा, mRNA। तो तुमको अच्छे से समझेगी प्रोसेस, और लिटरली ये वाले डेमो के साथ ही मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, तो तुमको प्रोसेस जल्दी समझेगी। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ अमाइनो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज डन। तो अब तुम्हारी प्रोसेस क्या हो रही, सेल में बहुत सारे राइबोसोम्स है। इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ही कोई तो प्रोसेस हो रही, यहाँ के राइबोसोम। अब यहाँ के राइबोसोम्स असेंबल तो होंगे, उनसे फिर क्या होंगे बाकी प्रोसेस अपन देखे अभी, लेकिन इधर tRNA खड़े आना है। अपने पास कितने अमाइनो एसिड है टोटल टाइप के, 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। 20 टाइप के लिए अलग अलग 20 प्रकार के tRNA रहते एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 20 प्रकार के भी रहते, ज्यादा भी रहते, कम भी रह सकते, क्योंकि उबल हाइपोथेसिस वर्क करता, क्या कैसा जान दो। सो tRNA रहेंगे अपने पास यहाँ पे, जितने अमाइनो एसिड है एटलीस्ट उतने प्रकार। ओके, अपने पास 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स है, तो उनके लिए फिर 20 प्रकार के tRNA रहेंगे, वो हर एक tRNA को एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा। ओके, और फिर इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, therefore tRNA is said to be adapter molecule because it joins with amino acid, it brings amino acids for translation, तो उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एमसीक्यू है, which of the following is also known as adapter, अडेप्ट हो जा रहा हो, बदल जा रहा हो, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जा रहा, एडेप्टर मॉलिक्यूल इज tRNA। ओके, अब ये tRNA को फॉर एग्जांपल पहला अमाइनो एसिड कौन सा आएगा, अब अपने को यहाँ पे अब तुम्हारा जेनेटिक कोड की कंसेप्ट लगेगी। जेनेटिक कोड बॉक्स था 64 कोडॉन थे तुम्हारे पास 64, उसमें AUG के आगे क्या लिखा है जाके देखो, AUG पहला कोडॉन रहता है, इनिशिएशन कोडॉन, उसको देख के कौन सा अमाइनो एसिड अट्रैक्ट होता, मिथियोनाइन। मतलब तुमको कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, पहला अमाइनो एसिड कौन सा आना चाहिए, मिथियोनाइन। तो जो मिथियोनाइन के साथ में बाइंड हो सकता, मतलब तुमको यहाँ पे क्या लाने का, सिर पे लगा के मिथियोनाइन, तो एक ऐसा tRNA which can bind with this methionine। ओके, सो इट रिकॉग्नाइजेस दैट मिथियोनाइन, यहाँ पे रिकॉग्निशन पॉइंट से ये सब देख के वो बराबर मिथियोनाइन के पास जाता, मिथियोनाइन भी समझ जाता है हाँ ये मेरी गाड़ी है, मुझे इसमें बैठ के जाने का है। सो मिथियोनाइन एंड दैट tRNA विल कम क्लोजर एंड व्हाट हैपेंस, दिस tRNA प्लस मिथियोनाइन, tRNA प्लस मिथियोनाइन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ATP, in presence of ATP, by using ATP, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाने का तुमको, so that bond formation will require
ATP, उसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए ATP लगेगी। एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो असाइल सिंथेटेस, अमाइनो असाइल, ये देखो एंजाइम अमाइनो असाइल सिंथेटेस। अमाइनो मतलब अमाइनो एसिड और असाइल मतलब एसिटिलेशन, जोड़ने के लिए CH2 तुम्हारा जो ग्रुप रहेगा एसिटिल ग्रुप, ओके, वो जोड़ने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए अमाइनो एसाइलेशन, ये जो प्रोसेस होंगी इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ TRNA। TRNA क्या करने का, अमाइनो एसाइलेशन, मतलब ये TRNA है, उसके सिर पे तुमको मिथियोनाइन जोड़ने का है बाय मेकिंग अ बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, और फिर ये जो बॉन्ड बनने की प्रोसेस है यहाँ पे एनर्जी लगेगी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय ATP, ATP ब्रेक होगा, ATP इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें का तीसरा फॉस्फेट ग्रुप हाई एनर्जी का रहता बॉन्ड, दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड इट रिलीजेस एनर्जी, it releases energy, that energy is used to make this bond, okay, and you will get ADP, you will get ADP। फिर से एनर्जी निकलेंगे ADP में से, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप भी निकल जाएगा, एडेनाइन फॉस्फेट, फॉस्फेट पहला तो पहले से निकल गया, और एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, और फिर दो फॉस्फेट ग्रुप तुम्हारे निकल जाएंगे, मतलब और एनर्जी रिलीज होगी, और फिर पूरी एनर्जी यूज होके, मतलब दो स्टेप में ये प्रोसेस होंगी, एंड देन योर TRNA will form bond with your amino acid at 3' end. tRNA will form a bond with methionine or with whatever be the amino acid at 3' position or 3' end of it. This complete process thus requires 2 ATP। अपन बोलेंगे सर ATP तो एक ही लग रहा, बराबर है, एक फॉस्फेट ग्रुप से एक एनर्जी मॉलिक्यूल मानते हैं अपन, लेकिन दो दो फॉस्फेट ग्रुप यूज हो रहे, मतलब यहाँ पे फिर AMP बसता, ATP का कन्वर्जन होता, that ATP, इसका कन्वर्जन क्या होता देखो, TRNA प्लस अपन ने क्या लगाए, अमाइनो एसिड, TRNA के साथ अमाइनो एसिड जोड़े तुमने, सो इट विल बिकम अमाइनो एसिड TRNA कॉम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड TRNA कॉम्प्लेक्स एंड अमाइनो एसिड TRNA कॉम्प्लेक्स एंड AMP with release of 2 phosphate groups, with release of 2 phosphate groups, AMP भी बच गया और 2 phosphate group, और फिर वो phosphate group टूटने से एनर्जी कहाँ गई, बचा ली एनर्जी, that energy is utilized to make this bond। समझ रहा, 2 phosphate group भी रिलीज होते हैं, AMP भी रिलीज, और प्लस तुम्हारे 2 ATP क्या कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, अमाइनो एसिड TRNA कॉम्प्लेक्स। अभी RNA नहीं यहाँ पे नीचे का, अभी अपने को सिर्फ जोड़ के देखे अपन ने क्या लगेगा, सो इट गेट्स, यू गेट अमाइनो एसिड TRNA complex। So what is first step? First step is activation of amino acid. How it is done? Amino acid will form bond with specific tRNA, and this process will require ATP, and which enzyme, amino acyl synthetase. This process is known as amino acylation of tRNA. Here we will get a complex known as amino acid tRNA complex, and you will get activated amino acid which is now ready to form polypeptide or protein. It is now ready to form polypeptide or protein. This complete process is also referred to as recharging of tRNA, recharging of tRNA, or the amino acylation of tRNA, amino acylation of tRNA. ओके, सो यहाँ तक की अपन प्रोसेस रुकते, अमाइनो एसाइलेशन हो गया। हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज देन कंप्लीटेड, आगे अगली स्टेप में राइबोसोम्स वगैरह कैसे वर्क करते, पूरी प्रोसेस क्या होती, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें डिटेल में बता रहा हूँ तुमको, लिखने के लिए बहुत कम है लेकिन समझ के लिए तो लिखते आएगा। सो इसके लिए यहाँ पे एक्टिवेशन की प्रोसेस हो गई, ATP लगी, यहाँ पे कोई आयंस लगते क्या, सर्च करो विच आयंस आर रिक्वायर्ड हियर, आपको MCQ, विच आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर। मैग्नीशियम आयंस तो राइबोसोम बनाने के लिए लग रहे, यहाँ पे कोई आयंस लगते क्या, आपका होमवर्क, सर्च दैट एंड देन आई विल स्टॉप हियर। वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। अपने फर्स्ट पार्ट देखे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, द सेकंड पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।